नहायत अहम अनाउंसमेंट ये है कि हर पढ़ाए जाने वाले टॉपिक के आखिर में हम आपको उस टॉपिक में आने वाले शॉर्ट, लॉन्ग और MCQ के बारे में बताएंगे जो कि स्टूडेंट्स की नहायत अहम ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। हम बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसका पहला हिस्सा फूड प्रोडक्शन हमने पढ़ लिया और दूसरा हिस्सा डिज़ीज़ कंट्रोल। अब डिज़ीज़ कंट्रोल के 3 मेथड थे। पहला था प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना। दूसरा था वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, वो हमने पढ़ लिया। और आज तीसरा हिस्सा उसका हमने पढ़ना है ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी। यानी आपने बीमारी को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, वैक्सीनेशन लगवाई, इसके बावजूद भी अगर बीमारी हो जाती है तो फिर आखिरी हिस्सा उसका है कि मेडिसिन के साथ, दवाइयों के साथ उसका इलाज करना, ड्रग्स के साथ उसकी ट्रीटमेंट, उसका इलाज करना। तो स्टूडेंट्स, ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर हम सबसे पहले जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं, जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं किसी बीमारी के ख़िलाफ़, वो है एंटीबायोटिक्स। अब ये जो लफ्ज़ है ना एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब है अगेंस्ट और बायोटिक, बायो का मतलब लाइफ, लेकिन यहाँ पे मुराद है माइक्रोबियल लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी ड्रग जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक। अब देखिए वो कह रहा है इफ़ ए पर्सन बिकम सिक, कोई बंदा बीमार हो जाता है विद डिजीज़, बीमारी के साथ, ही इज़ सब्जेक्टेड कहते हैं एक्सपोज करना, यानी उसको दी जाती है टू द, ही सब्जेक्टेड, उसको एक्सपोज किया जाता है टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स के सामने, या आप कह सकते हैं कि उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ही इज़ गिवन विद द एंटीबायोटिक्स विच कैन किल बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को मार सकती हैं। यानी अगर किसी को बीमारी लग गई है तो आप उसे एंटीबायोटिक्स देंगे, उससे बैक्टीरिया किल होंगे। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है, यानी लिमिटेशन, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि एंटीबायोटिक्स आर यूज़फुल, ये सिर्फ काबिल इस्तेमाल होती हैं इन बैक्टीरियल डिजीज़। यानी अगर फ़र्ज़ करें कोई वायरल डिजीज़ है, कोई फंगल डिजीज़ है, तो फिर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। ये सिर्फ किसके ख़िलाफ़ है? बैक्टीरियल डिजीज़ के ख़िलाफ़ है। एक तो ये इसका नुकसान है, और दूसरा एंड डैट ओनली व्हेन, और ये सिर्फ एंड ओनली व्हेन, ये तब इस्तेमाल होती है, सिर्फ तब इस्तेमाल होती है बैक्टीरिया हैव नॉट डिवेल्प्ड, बैक्टीरिया ने डेवलप ना की हो, ना बनाई हो रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स। अब बात यह है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है, आप बार बार जब एंटीबायोटिक्स देते हैं तो बैक्टीरिया में उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस आ जाती है। मिसाल के तौर पर ये फ़र्ज़ करें एक बॉडी है, इस बॉडी को जब आप पहली दफ़ा एंटीबायोटिक्स देते हैं, फ़र्ज़ करें इस बॉडी के अंदर 10 बैक्टीरिया हैं, तो जब आपने एंटीबायोटिक्स दी तो उस 10 की एंटीबायोटिक्स की वजह से 10 में से फ़र्ज़ करें जो 8 बैक्टीरिया हैं वो किल हो गए, 8 बैक्टीरिया डेड हो गए। लेकिन वो जो 2 सर्वाइव कर गए ना, जो 2 बच गए, अब जो अगली जनरेशन बनेगी वो उन्हीं 2 की बनेगी। अब वो 2 क्या थे? वो रेजिस्टेंट थे, उनमें उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत थी। और जब उनकी औलाद, उनकी जो जनरेशन होगी, वो भी एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ उसमें लड़ने की सलाहियत होगी। तो जब आप इस जिस्म को दोबारा एंटीबायोटिक देंगे तो अब 10 में से पहले कितने? 8 डेड हो गए थे, अब सिर्फ आप कह लें फ़र्ज़ करें 5 डेड हो जाएंगे। अब जब अगली जनरेशन इन 5 बैक्टीरिया की जब अगली जनरेशन बनेगी, जब आप उसको फिर एंटीबायोटिक देंगे तो 10 में से में भी सिर्फ 2 डेड हों, अगली दफ़ा 2 भी ना डेड हों। यानी आप बार बार जब एक जिस्म को एंटीबायोटिक देते हैं तो वो उन जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो अगर रेजिस्टेंस पैदा हो जाए तो फिर एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती। तो ये इसके एंटीबायोटिक्स के नुकसान है। अब ये तो हो गया एंटीबायोटिक। अब अगर फ़र्ज़ करें कोई और बीमारी है, वो बीमारी कैंसर है। अगर कैंसर है तो इन कैंसर रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी यूज़, कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए हम या तो रेडियोथेरेपी इस्तेमाल करते हैं या कीमोथेरेपी। अब हम देखते हैं पहले रेडियोथेरेपी किस चीज़ का नाम है। स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ है रेडियो का मतलब है रेडिएशंस, और लफ्ज़ थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट थ्रू रेडिएशंस, रेडिएशन, शुआओं के ज़रिए ट्रीटमेंट, कैंसर का इलाज शुआओं के ज़रिए। वो कह रहा है कैंसरियस पार्ट इज़ एक्सपोज्ड, यानी कैंसर पार्ट को एक्सपोज किया जाता है, उसके ऊपर डाला जाता है टू शॉर्ट वेव, उसके ऊपर शॉर्ट वेव्स को
कैंसर जो कैंसरस हिस्सा होता है उसे एक्सपोज किया जाता है, उसे ज़ाहिर किया जाता है शॉर्ट वेव्स के आगे। अब यानी बताने का मकसद है कि जिस्म के जिस हिस्से में कैंसर है वहाँ पे हम शॉर्ट वेव रेडिएशन डालते हैं। अब वो शॉर्ट वेव्स का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? स्टूडेंट याद रखें, ये शॉर्ट वेव से मुराद है वेवलेंथ। अब देखें, एक वेव है जिसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है, और एक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है। तो जिस रेडिएशन की वेवलेंथ कम होती है यानी शॉर्ट होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो पावरफुल होती है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करती है, नुकसान देती है। जबकि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, लॉन्ग बड़ी वेवलेंथ है, ये ज़्यादा नुकसान देनी होती, इसमें इतनी पेनिट्रेटिंग पावर भी नहीं होती। यही वजह है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट वेव्स रेडिएशन। जितनी ज़्यादा शॉर्ट वेव्स होंगी, वेवलेंथ जितनी शॉर्ट होगी उतनी ज़्यादा उसकी पावर, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और वो आती कहाँ से हैं? फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटीरियल। यानी हम रेडियो एक्टिव मटीरियल कहते हैं ऐसा मटीरियल जो रेडिएशन खारिज करता है। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर के इलाज के लिए रेडियो एक्टिव मटीरियल भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। मसलन अगर वो कैंसर जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में है, स्किन कैंसर, तो उसके लिए रेडियो एक्टिव मटीरियल और होगा, और अगर कैंसर विद इन द बॉडी जिस्म के अंदर है तो उसके लिए रेडियो एक्टिव मटीरियल कुछ और होगा। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम द रेडियो मटीरियल रिपीटेडली कहते हैं बार बार। अब देख लिया जाता है कि कैंसर किस तरह का है, किस नौइयत का है, तो उसको फिर एक ख़ास वक्फे के बाद बार बार रेडिएशन जो सी उस कैंसर पे अप्लाई की जाती हैं। और दूसरा तरीका है जी रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल, यानी ख़ास वक्फ़ों के बाद दी जाती है। मसलन बाज़ दफ़ा आप वो रेगुलर इंटरवल एक दिन का वक्फ़ा हो सकता है, या एक हफ़्ते का वक्फ़ा हो सकता है, या एक माह का वक्फ़ा हो सकता है, या 6-6 घंटे का वक्फ़ा, यानी ख़ास वक्फ़ों के बाद आप रेडिएशन क्या करते हैं, उस कैंसरस पार्ट पे अप्लाई करते हैं। इन पाकिस्तान देर आर सिवरल सेंटर्स, पाकिस्तान में बहुत सारे सेंटर हैं विच आर कैरिंग आउट रेडियोथेरेपी, जो कि रेडियोथेरेपी करते हैं टू कंट्रोल कैंसर को कंट्रोल करने के लिए। जो बहुत मशहूर हैं वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल है, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, इसके अलावा कराची में और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं। अब दूसरा तरीका इलाज है कीमोथेरेपी। कीमो कहते हैं केमिकल्स, यानी आप कह लें कि केमिकल्स, मेडिसिन, ड्रग्स अप्लाई की जाती हैं, और थेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर थ्रू केमिकल्स। और इसमें हम क्या करते हैं, जो कैंसरस हिस्सा होता है, जो कैंसर पार्ट है जिस्म का, वहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, केमिकल्स। कंसिस्ट ऑफ, यानी कीमोथेरेपी कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होती है एडमिनिस्ट्रेटिंग कहते हैं दाखिल करना, सर्टेन खास एंटी कैंसर केमिकल्स, ऐसे केमिकल जो कैंसर को मारते हैं, उसको किल करते हैं, टू द पेशेंट को एट रेगुलर इंटरवल। ये भी एक ख़ास वक्फ़ों के बाद अप्लाई की जाती है। रेगुलर इंटरवल, ख़ास वक्फ़े, एक दिन का वक्फ़ा, 2 दिन का वक्फ़ा हो सकता है। दीज केमिकल में किल कैंसरस एंड नॉर्मल सेल। अब जिस तरह एंटीबायोटिक का नुकसान था, इसी तरह रेडियोथेरेपी का भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इससे जैसे कहते हैं बाल वगैरह झड़ जाते हैं, और इसी तरह इसका भी नुकसान ये है कि इससे ना सिर्फ कैंसरस सेल किल होते हैं, बल्कि कैंसरस सेल के जो सराउंडिंग सेल, साथ वाले सेल हैं, वो भी डेड होने का खदशा होता है। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करें ये इतना हिस्सा आपका बॉडी का है और सिर्फ इस हिस्से में कैंसर है, तो जब आप केमिकल्स अप्लाई करेंगे तो ये जो सराउंडिंग सेल हैं ये भी अफेक्ट होंगे, इनके भी डेड होने का ख़तरा होता है। अब स्टूडेंट्स, एक नई तकनीक है मार्केट के अंदर जिसे हम कहते हैं जीन थेरेपी। किसी बीमारी का इलाज जीन्स के ज़रिए। अब पहले बात समझें जीन क्या होता है। अब किसी भी जानदार के अंदर जितनी भी खसूसियात होती हैं, हमारे अंदर जितनी भी खसूसियात हैं, तमाम खसूसियात की हदायत डीएनए के ऊपर महफूज होती हैं, और डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जिसके पास एक खसूसियत का कोड हो, एक खसूसियत की हदायत मौजूद हो, उसे हम कहते हैं जीन। अब जीन थेरेपी में आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है सीवियर कंबाइंड
इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिस तरह बड़ों में एड्स की बीमारी होती है ना, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह बच्चों में एक बीमारी है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अब वो इम्यून सिस्टम क्यों कमज़ोर होता है, उसकी वजह ये होती है कि एक जीन होता है, वो जीन बनाता है एक एंजाइम, और वो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम वाइट ब्लड सेल्स को मैच्योर करता है। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम। अब वो जीन एंजाइम को बनाता है और एंजाइम वाइट ब्लड सेल्स को मैच्योर करता है, और वाइट ब्लड सेल फिर क्या करते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत बनाते हैं। लेकिन इस बीमारी में ये जो जीन है, ये जीन ही नहीं, ये जीन डिफेक्टेड होता है, ये सही काम ही नहीं करता। अब हम इसका इलाज किस तरह से करते हैं, हम क्या करते हैं, बोन मैरो। अब ये बोन मैरो क्या होती है, बोन मैरो होता है हड्डियों का गुद्दा, अंदर वाले सेल। अब बोन मैरो के अंदर से हम एक स्टेम सेल जो सा है ना वो निकाल लेते हैं। अब ये स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल कह लें वो सेल जिन्होंने बाद में मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड सेल बनाने होते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स। अब आपने क्या किया, ये स्टेम सेल रिमूव कर लिया, और इस स्टेम सेल का ये डीएनए है, ये स्टेम सेल का क्या है जी, ये डीएनए है। अब आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल है, और नॉर्मल सेल से वो वाला जीन जिस जीन ने ये वाला एंजाइम बनाना होता है, वो नॉर्मल जीन आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब आपने क्या किया कि इस नॉर्मल सेल से वो नॉर्मल जीन क्या कर लिया, निकाल लिया। अब ये वो जीन है जिसने नॉर्मल एंजाइम बनाना है, इस जीन को हम इस स्टेम सेल में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे। अब ये स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल का डीएनए है, इस डीएनए में हमने क्या किया, वो वाला जीन भी डाल दिया जो जीन नॉर्मल एंजाइम बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेल को वापस बोन मैरो में इम्प्लांट कर देंगे। जब ये सेल वापस बोन मैरो में इम्प्लांट होगा, तो जब ये सेल नए सेल बनाएगा ना, तो वो नए सेल के पास क्या होगा, नॉर्मल जीन होगा, वो जीन एंजाइम बनाएगा और एंजाइम से वाइट ब्लड सेल बनेंगे, और ये जो बीमारी है यानी कुव्वत मुदाफ़ियत वो बहाल हो जाएगी। तो ये इसे हम कहते हैं जीन थेरेपी, कि किसी भी जानदार के जीन को तब्दील कर देना या जीन को रिपेयर कर देना, तो ये जीन थेरेपी होता है। अब देखें जी, रिसेंटली ए न्यू टेक्निक हैज़ बीन डेवलप, नई तकनीक डेवलप की गई है टू रिपेयर, सही करने के लिए डिफेक्टिव जीन। डिफेक्टिव कहते हैं जिसमें डिफेक्ट हो, नक्स पैदा हो जाए, जो काम ना करे। दिस कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है, आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन। हम नॉर्मल जीन को आइसोलेट करते हैं। देखिए हमने नॉर्मल सेल से ये नॉर्मल जीन को जो सही काम करता था आइसोलेट किया, एंड इंसर्टिंग इट, इंसर्टिंग का मतलब डालना, इसको डालते हैं इनटू होस्ट सेल, होस्ट जो कि बीमार हो। अब ये होस्ट सेल हमने लिया और नॉर्मल जीन को हमने क्या किया, इस होस्ट सेल में डाल दिया थ्रू बोन मैरो सेल। और किसके ज़रिए डाला, बोन मैरो के ज़रिए, यानी हमने इसको किस में डाला, बोन मैरो सेल के अंदर। तो ये थी जीन थेरेपी। अब हम आ जाते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। अब ये इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट क्या है, इसका मतलब है किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इंटीग्रेटेड यानी तमाम तरीका, कंबाइन एफर्ट, तमाम तरीके जो किसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको अडॉप्ट करना। मिसाल के तौर पर आजकल कोरोना की तीसरी वेव चल रही है। अब हम उस कोरोना को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, तमाम तरीके इख्तियार करते हैं, लोगों को शामिल करते हैं, कम्युनिटी को शामिल करते हैं, कम्युनिटी को अवेयरनेस देते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस बीमारी का नुकसान क्या है, और फिर हम बताते हैं कि इस बीमारी से आप बच कैसे सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, क्राउडेड एरियाज़ के अंदर आप ना जाएं, घरों के अंदर रहें। फिर हम उसके काजेज़ बताते हैं, उसका काज क्या है, वो एक वायरस है, और वायरस वो अटैक कहाँ पे करता है, वो फेफड़ों पे अटैक करता है। फिर हम उसकी रेमेडीज़, उससे आप बच कैसे सकते हैं। तो यानी हम सोसाइटी को इन्वॉल्व करते हैं, लोगों को बताते हैं, अवेयरनेस देते हैं, उस बीमारी की वजह बताते हैं, उससे बचने का तरीका बताते हैं, यानी तमाम तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी तरीके से
उस बीमारी को ख़त्म किया जा सके। तो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में हम जिस तरह फ़र्ज़ करें पोलियो की बीमारी है, तो पोलियो की बीमारी में हम क्या करते हैं, करोड़ों रुपए का बजट लगाते हैं, पोलियो वैक्सीन जो सी इंपोर्ट करते हैं, फिर उसमें इतना ज़्यादा अमला होता है, लोगों को फिर बाकायदा मुहिम चलाई जाती है कि इस बीमारी के नुकसान क्या हैं, बच्चे अपाहिज हो सकते हैं, और इतना ज़्यादा मुहिम चलाने के बाद हम उस बीमारी को कंट्रोल करते हैं। तो बिल्कुल इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसा ही है, तमाम तरीके इस्तेमाल करते हैं। कम्बैटिंग डिजीज़, कम्बैट करते हैं मुकाबला करना, बीमारी का यूटिलाइजिंग इस्तेमाल करके, ऑल मेथड तमाम तरीके, एज यानी तमाम के तरीके एज सच, एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जब उनकी ज़रूरत हो, तमाम तरीके इस्तेमाल करने हैं जब जब उनकी ज़रूरत पड़े। एंड इंश्योरिंग ए पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, इंश्योरिंग का मतलब है यकीनी बनाना पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी भी इसमें शामिल हो। कम्युनिटी देखें, एक वबाई मर्ज होती है तो पूरे इलाके में फैलती है, तो उसमें आप कम्युनिटी को, लोगों को अवेयरनेस देने के बगैर उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कम्युनिटी को शामिल करना पड़ता है। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में इज़ नाउन एज इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? दिस रिक्वायर्स, इसमें ज़रूरत होती है अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी अबाउट, अवेयरनेस यानी कम्युनिटी को शऊर देना अबाउट द सीवियरिटी, सीवियरिटी कहते हैं शिद्दत, ऑफ द प्रॉब्लम, मसले की प्रॉब्लम, यानी जो बीमारी है उस बीमारी की शिद्दत के बारे में लोगों को बताना। जिस तरह कोरोना के बारे में बहुत सारी कैंपेन चलती है, सोशल मीडिया, लोगों को बताया जाता है कि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है। फिर इट्स काज, उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी वजूहात, मसलन कोई वायरल है तो बताया जाता है कि फ़लाँ वायरस वो फ़लाँ इस तरीके से अटैक करता है, अगर वो बैक्टीरियल है तो बताया जाता है कि बैक्टीरिया फ़लाँ जगह पे इस तरीके से अटैक करता है। इट्स रेमेडीज़, और फिर उसका तरीका इलाज भी बताया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं दिस इज़ ए वेरी इफ़ेक्टिव प्रोग्राम, ये बड़ा अच्छा इफेक्टिव कहते हैं कारआमद प्रोग्राम है फॉर एलिमिनेशन, ख़त्म करने के लिए, एंड कंट्रोल और काबू पाने के लिए, ऑफ डेंजरस डिजीज़ यानी ख़तरनाक बीमारियों पे, फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी, इंसानों की सोसाइटी से, बिसाइड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ ऑफ मैन, यानी खुराक की पैदावार और इंसान की हेल्थ के अलावा, यानी बायोलॉजी ने इसमें तो कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन बिसाइड इट्स कंट्रीब्यूशन, इस कंट्रीब्यूशन के अलावा बायोलॉजी हैज़ डिस्कवर्ड, बायोलॉजी ने दरियाफ्त किए हैं ए नंबर ऑफ मीन्स, बहुत सारे तरीके, एंड डिवेल्प्ड और बनाए हैं टेक्नोलॉजीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसान की भलाई के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए, यानी फूड प्रोडक्शन और हेल्थ के अलावा और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें बायोलॉजी ने इंसान के फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। अब उसके अंदर एक तो है क्लोनिंग और एक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि हम अगले टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इस टॉपिक में अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है, मैंने टॉपिक के ऊपर लिख दिया, ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी के ऊपर, डिस्कस ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी अगेंस्ट द डिजीज़। तो इसका जवाब आपने कहाँ से करना है, यहाँ से ये टॉपिक शुरू से इसका पहला पैराग्राफ भी करना है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। चौथा पैराग्राफ यहाँ तक, क्लोनिंग से पहले आप इस सवाल का जवाब देंगे। अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो नंबर 1 मैंने रेड कलर से मार्क किया, गिव डीमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के नुकसानात लिखें। तो इसका जवाब नंबर 1 से नंबर 1 तक मार्क कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें ब्लू कलर से, डिफाइन रेडियोथेरेपी, इसका जवाब भी मैंने 2 नंबर से नंबर 2 तक मार्क कर दिया। नंबर 3 है जी डिफाइन कीमोथेरेपी, गिव इट्स डिसएडवांटेज, कीमोथेरेपी और उसके नुकसानात लिखें। तो ये पहले पैराग्राफ की आखिरी 2 लाइनें नंबर 3 से नंबर 3 तक मैंने इसको मार्क कर दिया है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन जीन थेरेपी, और इसका जवाब मैंने ये नंबर 4 से नंबर 4 तक मार्क कर दिया। इसमें पहला लफ्ज़ जो रिसेंटली है ये आप काट दें, बाकी इसका जवाब आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें रेड कलर से ये लिखा हुआ है, डिफाइन आईडीएम, आईडीएम का मतलब है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, एंड राइट इट्स रिक्वायरमेंट। तो ये नंबर 5 से नंबर 5 तक इसका जवाब। स्टूडेंट्स, तमाम टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप एक छोटा सा लहदा पेज बुक पे लगा सकते हैं और जवाब के निशान किताब के ऊपर ही लगा लें। सवाल ऊपर लहदा पेज जो सा वो बुक पे सवाल लिख के वो किताब के साथ आप उसको चिपका सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।